आपका स्वागत है। आज हम दृष्टि के पार्ट 9 को सॉल्व करेंगे। इसमें देखते हैं शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां। देखिए इसमें एमबीए बीएन एमपॉक्स का पहला टीका 13 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वयस्कों में एमपॉक्स से निपटने के लिए पहले टीके यानी वैक्सीन का प्रयोग की मंजूरी प्रदान की है। यह अफ्रीका में एवं उसके आसपास के क्षेत्रों एमपॉक्स से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एमपॉक्स के इस टीके का नाम एमबीए बीएन है। यह एमपॉक्स का पहला ऐसा टीका है जिसे WHO की पूर्ण योग्यता सूची में शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि एमबीए बीएन का निर्माण डेनमार्क में स्थित बवेरियन नॉर्डिक नामक कंपनी के द्वारा किया गया है। एमबीए बीएन मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा बेवियन नॉर्डिक एमपॉक्स का पहला ऐसा गैर प्रतिकृति टीका है जिसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, कनाडा, यूरोपियन संघ एवं यूके में मंजूरी प्रदान की गई है। मूलतः इस टीके को अमेरिकी सरकार के सहयोग से चेचक के टीके के रूप में विकसित किया गया था। अगला पॉइंट है एमबीए बीएन टीके की 2 खुराकें 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इंजेक्शन के माध्यम से दी जा सकती हैं। इस टीके की दोनों खुराकें 4 सप्ताह के अंतराल पर ही लगाई जाएंगी। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि संक्रमण के पूर्व दी गई इस टीके की एकल खुराक एमपॉक्स से लोगों को रक्षा करने की अनुमति के रूप में 76% प्रभावी साबित हुई। 76% प्रभावी, जबकि 2 खुराकें दिए जाने के बाद इस टीके की अनुमानित प्रभावशीलता 82% है। उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त 2024 को WHO के महानिदेशक द्वारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एवं अन्य देशों में एमपॉक्स से बढ़ते हुए प्रकोप को एवं अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं आपातकाल घोषित कर दिया गया था। इसके पूर्व वर्ष 2022 में WHO ने एमपॉक्स से वैश्विक प्रकोप को PHEIC घोषित किया गया था, यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एंड इंटरनेशनल कंसर्न। अब देखिए एमपॉक्स होता क्या है। एमपॉक्स रोग है मंकी पॉक्स विषाणु संक्रमण से होने वाला एक दुर्लभ रोग है। यह एक जूनोटिक रोग है, अर्थात ऐसा रोग जो पशुओं से मनुष्य में प्रसारित हो रहा है। हालांकि यह रोग संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। मंकी पॉक्स विषाणु पॉक्सविरिड परिवार में एक आर्थोपॉक्स वायरस प्रजाति का एक सदस्य ही है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान 1958 में शोध के उद्देश्य से एक साथ रखे गए 2 बंदरों की आबादी में हुई थी, इसीलिए इस रोग को मंकी पॉक्स के नाम दिया गया है। कोपेनहेगन डेनमार्क में स्थित स्टेंटिस सीरम इंस्टीट्यूट ने बंदरों पर हुए शोध इस रोग की सर्वप्रथम पहचान की गई थी। मनुष्यों में एमपॉक्स का पहला मामला 1970 के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दर्ज किया गया था। 28 नवंबर 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स रोग का नाम बदलकर एमपॉक्स करने की घोषणा की थी। अब देखिए हिलकॉल हैजा का नया टीका है। हिलकॉल हैजा का एक नया टीका 27 अगस्त 2024 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हैजा के एक नए टीके की लॉन्च की घोषणा की है। इस टीके को हिलकॉल नाम दिया गया है। यह एक एकल स्ट्रेन ओरल हैजा टीका। इस टीके का विकास हिलमैन लेबोरेटरीज द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के तहत हैदराबाद में स्थित भारत बायोटेक कंपनी द्वारा किया गया। हिलकॉल 2 खुराकों में दिया जाने वाला एक टीका है। यह 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त है। उल्लेखनीय है कि ओरल हैजा टीका की वैश्विक मांग प्रति वर्ष 100 मिलियन खुराकों से अधिक है। यह टीका वर्ष 2030 तक हैजा से संबंधित मौतों को 90% कम करने में के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब देखिए यूविकॉल 5 टीका क्या है। 12 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैजा के एक नए ओरल टीके में अपनी महत्वपूर्ण योग्यता सूची को शामिल किया है। इस टीके का नाम यूविकॉल एस है। यह एक निष्क्रिय ओरल टीका है। इस टीके का विकास दक्षिण कोरिया में स्थित
बायोलॉजिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूएचओ की पूर्व योग्यता सूची में इस कंपनी द्वारा विकसित यूविकॉल तथा यूविकॉल प्लस नामक ओरल हैजा टीके से पहले ही शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि हैजा एक अत्यधिक गंभीर अतिसारी संक्रमण है। यह रोग विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से दूषित भोजन एवं जल का उपभोग करने से होता है। अब देखिए R21 मैट्रिक्स एम द्वितीय मलेरिया रोधी टीका 15 जुलाई 2024 को कोडे आयरिस अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में R21 मैट्रिक्स एम टीके को शामिल किया है करने वाला पहला देश बन गया है। कोडे आरे ज्ञातव्य है कि 2 अक्टूबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के मलेरिया के रोकथाम हेतु नए टीके का प्रयोग की सिफारिश की थी। इस नए टीके का नाम R21 मैट्रिक्स एम है। यह मलेरिया का दूसरा ऐसा टीका है जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग की सिफारिश डब्ल्यूएचओ द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व वर्ष 2021 में डब्ल्यूएचओ द्वारा RTS तथा SAS01 व्यावसायिक नाम मार्क्यूरेस नामक टीके के व्यापक प्रयोग की संस्तुति की गई थी। R21 मैट्रिक्स एम टीके को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके के जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। साथ ही इस टीके का विकास EDCTP यूरोपियन एंड डेवलपमेंटिंग कंट्री क्लिनिकली ट्रायल एंड पार्टनरशिप वेलकम ट्रस्ट और यूरोपीय निवेश बैंक ने भी सहयोग प्रदान किया था। इस टीके के विकास में अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी नोवोवैक्स इंक एंड इंजुवेट प्रौद्योगिकी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस टीके को नोवोवैक्स का मैट्रिक्स एम एन इंजुवेंट शामिल है। यह एक सेम्पोनिन आधारित इंजुवेंट है। वस्तुतः सेम्पोनिन आमतौर पर चिली में पाए जाने वाले एक क्विलिंजा सेपोनेरिया या सोपवार्क पेड़ में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक यौगिक होता है जिससे अद्वितीय औषधि गुण होते हैं। उल्लेखनीय है कि एंजुएंट किसी टीके का ऐसा घटक होता है जो टीके के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया को बढ़ा देता है जिससे वह टीका अधिक शक्तिशाली और टिकाऊ हो जाता है। डब्ल्यूएचओ ने R21 मैट्रिक्स एम टीके को पूर्ण योग्यता टीका की सूची में शामिल किया है। अब देखिए भारत में चांदीपुरा विषाणु का प्रकोप जून 2024 में प्रारंभ 15 अगस्त 2024 के मध्य जून 2024 से प्रारंभ और 15 अगस्त 2024 के मध्य केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में AES एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के 245 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें 82 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें से 64 मामले चांदीपुरा विषाणु के संक्रमण की पुष्टि की गई है। ज्ञातव्य है कि CHPV में स्थानिक और देश के नियमित रूप से इसका प्रकोप देखने को मिला है। हालांकि वर्तमान में प्रकोप पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ा है। उल्लेखनीय है कि देश में चांदीपुरा विषाणु के वर्तमान प्रकोप में सर्वाधिक प्रभावित गुजरात रहा है। उल्लेखनीय है कि CHPV रडोविरिडे परिवार का एक सदस्य है। रडोविरिडे यह विषाणु विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान देश के पश्चिमी और मध्य दक्षिणी भागों में छिटपुट मामलों में प्रकोप के कारण बनता है। यह विषाणु मक्खियों, मच्छरों और किलनी जैसे रोगवाहकों द्वारा प्रसारित होता है। यह रोग अधिकतर 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। इसमें बुखार हो सकता है जिसके कारण शरीर में ऐंठन कोमा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कुछ मामलों में मृत्यु तक हो सकती है। अब देखिए क्यूडेंगा डेंगू का एक नया टीका है। 10 मई 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा डेंगू के एक नए टीके को अपनी पूर्ण योग्यता सूची में शामिल किया गया है। इस टीके का नाम क्यूडेंगा है। इस टीके को टॉक 003 के नाम से भी जाना जाता है। WHO से लाइसेंस प्राप्त करने वाला यह डेंगू का दूसरा टीका है। इस टीके को जापान में स्थित
टाकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह एक जीवित क्षणित टीका है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का टीका विषाणु जीवित परंतु दुर्बल रूप में प्रयोग किया जाने द्वारा निर्मित है। WHO ने डेंगू के उच्च प्रकोप और संचरण तीव्रता वाले क्षेत्र में 6 से 16 वर्ष की आयु के वर्ग के टीके की 003 का प्रयोग की सिफारिश की थी। WHO द्वारा इस टीके की 2 खुराकें दिए जाने की सिफारिश की गई है। इन दोनों खुराकों के मध्य 3 माह का अंतराल होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व WHO ने डेंगू के डेंगवैक्सिया नामक टीके की लाइसेंस प्रदान किया था। डेंगवैक्सिया को CYD TDV के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि डेंगवैक्सिया का विकास फ्रांस के सनोफी पास्चर द्वारा किया गया था। अब देखिए डेंगू है क्या। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है जो लोगों में मच्छरों द्वारा प्रसारित होता है। डेंगू वायरस संक्रमित मादा मच्छर मुख्य रूप से एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से मनुष्यों में प्रसारित होता है। मुख्य रूप से डेंगू वायरस के 4 प्रकार हैं जो अलग अलग होते हुए भी आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अब देखिए डेंगू का स्वदेशी टीका 14 अगस्त 2024 को भारत में पहली बार डेंगू के किसी टीके की तीसरे चरण की नैदानिक परीक्षण के शुभारंभ की घोषणा की गई है। यह घोषणा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और पैनेसिया बायोटेक के द्वारा की गई है। इन ऐतिहासिक परीक्षणों के तहत भारत में स्वदेशी टेट्रा वायलेंट डेंगू टीके की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाएगा। डेंगियोल नामक इस स्वदेशी डेंगू टीके का विकास पैनेसिया बायोटेक द्वारा किया जाएगा। इस टीके के 3 चरण एवं नैदानिक परीक्षण 18 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 19 स्थलों पर कार्यान्वित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत में डेंगू के विरुद्ध कोई एंटीवायरल उपचार और लाइसेंस प्राप्त टीका उपलब्ध नहीं है। अब देखिए मेन 5CV मेंजिटाइटिस का 5-in-1 टीका 12 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार मेंजिटाइटिस के निपटने के लिए एक नए 5-in-1 टीके के लॉन्च करने के लिए नाइजीरिया विश्व का पहला देश बन गया है। इस टीके को WHO की अनुशंसा पर लॉन्च किया गया था। इस टीके का नाम मेन 5CV है। यह टीका मेनिंगोकोकल जीवाणु की 5 नस्लों ACWYX के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि उपयुक्त 4-5 नस्लों में मेंजिटाइटिस के कारण बनती है। ज्ञातव्य है कि मेंजिटाइटिस एक गंभीर संक्रमण है जो मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डियों को आच्छादित और उनकी सुरक्षा करने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। यह रोग जीवाणु एवं विषाणु कवकों और परजीवियों की नई प्रजातियों के कारण हो सकता है। अब देखिए ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 9 अप्रैल 2024 को ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के पहुंच के लिए कार्यवाही के विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट विश्व भर में 187 देशों हेपेटाइटिस के मामलों में और आवश्यक वायरल हेपेटाइटिस सेवाओं को कवरेज पर नवीनतम अनुमान प्रस्तुत करती है। वर्ष 2024 में प्रकाशित यह रिपोर्ट वायरल हेपेटाइटिस महामारी विज्ञान सेवा कवरेज और उत्पाद पहुंच पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली समेकित रिपोर्ट है। वर्ष 2022 में वायरल हेपेटाइटिस से लगभग 1.3 मिलियन लोग की मृत्यु हो गई है, जो तपेदिक टीबी से होने वाली मौतों की संख्या के लगभग बराबर है। वर्ष 2022 में कोविड-19 के बाद वायरल हेपेटाइटिस तथा तपेदिक विश्व में संचारी रोगों से होने वाली मृत्यु का दूसरा सबसे प्रमुख कारण रहा है। 10 देश वायरल हेपेटाइटिस बी और सी लगभग 2/3 वैश्विक मामलों के लिए उत्तरदायी हैं। इन 10 देशों में चीन, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस और रूसी संघ है। वर्ष 2022 में हेपेटाइटिस बी के 50% से वैश्विक मामलों के लिए 3 देश चीन, भारत और इंडोनेशिया उत्तरदायी हैं। 50% से अधिक कहाँ है? चीन, भारत और इंडोनेशिया उत्तरदायी है। हेपेटाइटिस सी के 50% से अधिक वैश्विक मामले के लिए 6 देश जिनमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, रूसी संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरदायी रहे हैं। कुल हेपेटाइटिस बी के संक्रमण में चीन का 31.5%,
इसके बाद भारत का स्थान है। वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस बी के कुल मामलों में भारत की हिस्सेदारी 11.7% है। हेपेटाइटिस सी के कुल मामलों में भारत का स्थान पाकिस्तान के 17.8% के बाद दूसरा है। अब देखिए, ज्ञातव्य है कि अक्टूबर 2023 में मिस्र हेपेटाइटिस सी के संक्रमण को समाप्त करने की राह पर गोल्ड टियर के दर्जा हासिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अब देखिए, भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए का टीका हैविश्योर 19 जनवरी 2024 को इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी हेपेटाइटिस ए का टीका लॉन्च किया है। यह टीका हैविश्योर के नाम से जाना जाएगा। ज्ञातव्य है कि हेपेटाइटिस ए एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो हेपेटाइटिस ए और विषाणु के कारण होती है। 5 सितंबर 2024 को इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने हैविश्योर टीके की बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया है। अब देखिए, WHO द्वारा सरा का अनावरण 2 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सरा का अनावरण किया है। सरा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पहली डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है। सरा को पूर्ण रूप से स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। सरा लोगों के स्वस्थ जीवन को जीने में मदद करने के लिए जनरेटिव AI का उपयोग करती है। यह लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण की मात्रा को इष्टतम बनाने के मदद के लिए प्रमुख स्वास्थ्य विषयों जैसे स्वस्थ आदतों और मानसिक स्वास्थ्य आदि पर जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सरा कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों आदि बीमारियों, मधुमेह सहित कुछ वैश्विक खतरों से बेहतर समझ विकसित करने के लिए सहायक और सक्षम है। सरा एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है जो वीडियो या टेक्स्ट के माध्यम से 8 भाषाओं में 24/7 उपलब्ध है। अब देखिए, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 मार्च 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के माध्यम से तपेदिक यानी क्षय रोग के मामलों में यह रोगों की उन्मूलन की दिशा में प्रगति के संदर्भ में आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। भारत में टीबी के मामलों की दर 2015 से 237 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर 2022 में 199 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है, जबकि मृत्यु दर 2015 से 28 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर 2022 में 23 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है। केंद्र सरकार ने भारत में टीबी के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 25 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 2025 तक भारत को टीबी उन्मूलन के कार्य योजना तैयार करना है। भारत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों UNSDGs के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में है, जो वर्ष 2030 तक SDG के समय सीमा के 5 साल पहले अर्थात 2025 तक के एंड तक टीबी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखिए, WHO द्वारा कोविनेट का अनावरण मार्च 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा SARS-CoV-2 को और उभरते कोरोना विषाणु की निगरानी हेतु एक वैश्विक नेटवर्क था कोविनेट का अनावरण किया है। कोविनेट कोरोना विषाणु हेतु एक वैश्विक नेटवर्क है। वैश्विक प्रयोगशालाओं में यह नेटवर्क मानव, पशु एवं पर्यावरणीय कोरोना विषाणु की निगरानी की विशेषज्ञता रखता है। कोविनेट का पूर्ण रूप WHO कोरोना वायरस नेटवर्क। ज्ञातव्य है कि कोविनेट सभी 6 WHO के रीजनल में स्थित 21 देशों में 36 प्रयोगशालाएं शामिल है, जिसमें भारतीय प्रयोगशालाएं भी, जिनमें 3 भारतीय प्रयोगशालाएं भी शामिल है। कोविनेट की स्थापना प्रथम WHO SARS-CoV-2 संदर्भित प्रयोगशाला नेटवर्क द्वारा रखी गई नींव पर आधारित है, जिसपे जनवरी 2020 तक महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान स्थापित किया गया था। अब देखिए, कोविनेट में शामिल भारतीय प्रयोगशालाएं, जिसमें ट्रांसनेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, दूसरा है ICMR राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान स्वास्थ्य संस्थान पुणे, तीसरा है CSIR राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। अब देखिए, कोविनेट का उद्देश्य कोरोना विषाणु के विरुद्ध वैश्विक निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता
को बढ़ाना है। कोरोना विषाणु के लिए यह एक नया वैश्विक नेटवर्क सार्वजनिक महत्व के कोरोना विषाणु के समय पर पता लगाने एवं उनकी निगरानी का मूल्यांकन करने के लिए सुनिश्चित है। अब देखिए कैप वर्ड मलेरिया मुक्त। कैप वर्ड मलेरिया मुक्त 12 जनवरी 2024 को विश्व WHO ने कैप वर्ड को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। अब तक कुल 43 देशों को एक क्षेत्र में मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित किया जा सका। केप वर्ड WHO अफ्रीकी क्षेत्र के मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित होने वाला तीसरा देश है। इसके पूर्व मॉरिशस 1973 एवं अल्जीरिया 2019 को इस क्षेत्र का मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। ज्ञातव्य है कि केप वर्ड मध्य अटलांटिक महासागरों में 10 द्वीपों में से 10 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 में भारत 30 नवंबर 2023 को WHO द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट WMR 2023 जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर 249 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त 2022 में वैश्विक स्तर पर लगभग 6,08,000 लोगों की मलेरिया से मृत्यु हो चुकी है। WMR 2022 के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत के 66% के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023। 7 नवंबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 जारी की गई। यह रिपोर्ट 192 देशों में एवं क्षेत्रों में वैश्विक जनसंख्या के 99% से अधिक टीबी के मामलों के आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस बीमारी के बाद विश्व में एक संक्रामक कारण से होने वाली मृत्यु के बाद टीबी दूसरा प्रमुख कारण है। वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर टीबी से ग्रसित लोगों की संख्या 7.5 मिलियन रही है। 7.5 मिलियन रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1995 में प्रारंभ की गई वैश्विक टीबी निगरानी के बाद टीबी की पीड़ित लोगों की यह उच्चतम संख्या है। वर्ष 2022 में टीबी के कारण अनुमानित 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वर्ष 2022 तक विश्व स्तर पर अनुमानित टीबी प्रसार प्रति वर्ष 1 लाख जनसंख्या पर नए मामले 133 थी। पूरे विश्व में टीबी के 2/3 मामले में 8 निम्न देश हैं, जिसमें भारत 27%, इंडोनेशिया 10%, चीन 7.1%, फिलीपींस 7%, पाकिस्तान 5.7%, नाइजीरिया 4.5%, बांग्लादेश 3.6% और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 3.0%। इसके साथ 22 सितंबर 2023 को तपेदिक पर संयुक्त राष्ट्र की दूसरी उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा तपेदिक पर पहली उच्च स्तरीय बैठक 2018 में आयोजित की गई थी। वर्ष 2027 तक टीबी उपचार कवरेज का लक्ष्य 90% निर्धारित किया गया है, अर्थात 5 वर्षों की अवधि 2023 से 27 से वैश्विक रूप से 45 मिलियन लोगों को इसके तहत आच्छादित किया जाएगा, जिसमें से 4.5 मिलियन बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व स्तर पर टीबी के सर्वाधिक मामले भारत में 27% दर्ज किए गए। ज्ञातव्य है कि 9 सितंबर 2022 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना का शुभारंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि टीबी उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 वर्ष से भी कम है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत नीच है मित्र पहल के माध्यम से टीबी मरीजों के गोद लिया जाता है, जिसमें देखभाल और इलाज की सहायता हो सके। नीच है का अभिप्राय टीबी को समाप्त करने नी इंड मतलब कि ये टीबी है। अब देखिए भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त। भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त है। 13 अक्टूबर 2023 को पेरिस में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ WOAH द्वारा भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र में अत्यधिक जो रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त होने वाली भारत की स्वयं घोषणा की मंजूरी प्रदान की गई। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह मंजूरी विश्व अंडा दिवस के अवसर पर प्रदान की गई है। भारत अब अत्यधिक
संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू से मुक्त हो गया है, बर्ड फ्लू से मुक्त हो गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा को बर्ड फ्लू यानी एवियन पक्षी मतलब इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस के प्रकार ए विषाणु के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी को संदर्भित करता है। अब देखिए अद्यतन पर्यावरण विज्ञान। अब देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 20 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का एक सदस्य बनने के लिए भारत के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। IBCA की स्थापना के फ्रेमवर्क के समझौते पर हस्ताक्षर और उसका अनुसमर्थन कर भारत IBCA का सदस्य बन गया है। भारत सहित 4 देश IBCA के सदस्य बन गया। IBCA का सदस्य बनने वाले 3 अन्य देश हैं निकारागुआ, इस्वातिन और सोमालिया। ज्ञातव्य है कि 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IBCA के औपचारिक रूप से लॉन्च किया था। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र से सभी राष्ट्र संघों सभी सदस्य देश IBCA के सदस्य बनने के लिए पात्र हैं। 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की मंजूरी प्रदान की थी। इस अलायंस का मुख्यालय भारत में स्थित होगा। इस अलायंस के लिए वर्ष 2023-24 में और 27-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया। यह अलायंस विश्व के 7 प्रमुख बिग कैट्स यथा बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस अलायंस के सदस्य इन प्रजातियों के शरण देने वाले देश शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि उपयुक्त 7 बिग कैट्स में 5 बिग कैट यथा बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता भारत में पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की परिकल्पना एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन के रूप में की गई थी। यह 95 बिग कैट्स रेंज देश बिग कैट्स के संरक्षण के रुचि रखने वाले गैर रेंज देश जैसे बिग कैट के संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संरक्षण भागीदार और वैज्ञानिक संगठनों आदि के द्वारा एक गठबंधन होगा। भारत 2 या 2 से अगला है भारत 2 नए रामसर स्थल। 14 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की 3 नई आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इस प्रकार रामसर स्थलों की कुल संख्या अब 85 हो गई है भारत में। इस स्थलों के इस स्थल के अंतर्गत देश के कुल 13,58,066 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित है। भारत की 3 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। वे निम्न प्रकार हैं। इसमें नंजारण पक्षी अभयारण्य तथा कांजू वैली पक्षी अभयारण्य तथा तवा जलाशय शामिल है। अब देखिए नंजारण पक्षी अभयारण्य और कांजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के में जबकि तवा जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में भारत के संदर्भ में तमिलनाडु के 18 स्थल रामसर स्थल की 18 स्थलों की सर्वाधिक संख्या है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के 10 स्थल दूसरे स्थान पर हैं। वर्ष 2014 से 24 की अवधि तक के दौरान रामसर स्थलों की सूची में भारत के 59 नए आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है। अब नंजरायण पक्षी अभयारण्य यह एक मीठे पानी की एक झील है जो तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में स्थित है। इस झील का नामकरण कई सदियों के पूर्व इस क्षेत्र के शासन करने वाले राजा नंजरायण के नाम पर किया गया था, जिन्होंने इस झील की मरम्मत और इसका जीर्णोद्धार कराया था। इसकी समृद्ध पक्षी विविधता के कारण इस झील को तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। कांजू वैली पक्षी अभयारण्य इस स्थल को 2021 में तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। यह एक स्थल प्रायद्वीपीय भाग भारत का खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसे विल्लुपुरम जिले के कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह झील उपकल्ली क्रीक और इदायन ठुट्टू मुहाने द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। अब देखिए तवा जलाशय यह जलाशय मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। तवा जलाशय का निर्माण तवा और देवना नदियों के संगम पर
किया गया। छिंदवाड़ा जिला स्थित महादेव पहाड़िया तवा नदी का उद्गम स्थल है। उल्लेखनीय है कि तवा नदी नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ज्ञातव्य है कि तवा जलाशय एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है जिसका निर्माण मुख्यतः सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। यह जलाशय सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत किया गया था। उल्लेखनीय है कि तवा जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार भारत की दो आर्द्र भूमियों नकटी पक्षी अभ्यारण्य तथा नागी पक्षी अभ्यारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उपर्युक्त 2 रामसर स्थलों को मानव निर्मित जलाशय हैं, जिसमें मानव निर्मित जलाशय हैं। ये दोनों ही स्थल बिहार के जमुई जिले के झाझा वन रेंज में स्थित है। नकटी क्षेत्र पर नकटी बांध के निर्माण के बाद नकटी पक्षी अभ्यारण्य की रचना हुई थी। नागी पक्षी अभ्यारण्य वस्तुतः एक जलाशय है जिसे नागी नदी पर निर्मित किया गया। अब देखिए भारत में स्थित रामसर स्थल के कुल 85 है। इसको देखिए हम रोक के इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2000 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 19 मार्च 2024 को स्विट्जरलैंड में स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी एक्यू एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जारी की गई। यह रिपोर्ट का 6वां वार्षिक संस्करण है। यह रिपोर्ट 2023 के लिए वायु गुणवत्ता के आंकड़ों की वैश्विक समीक्षा प्रस्तुत करती है। यह 134 देशों के 7,812 शहरों के PM 2.5 वायु गुणवत्ता के आंकड़ों पर आधारित है। PM 2.5 संबंधित आंकड़े माइक्रोग्राम के प्रति घन मीटर की इकाई में दर्ज किए जाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व के 7 देशों में PM 2.5 के संदर्भ में WHO के वार्षिक दिशा निर्देश मान अर्थात 5 या उससे कम को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इसमें 7 देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा और आइसलैंड, मॉरिशस तथा न्यूजीलैंड है। इसके अतिरिक्त 3 क्षेत्र जैसे प्यूर्टो तथा बरमूडा, फ्रेंच पॉलिनेशिया में भी 2.5 के संदर्भ में WHO की वार्षिक दिशा निर्देश के मान को प्राप्त किया है। भारत में PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता WHO के PM 2.5 संबंधी वार्षिक दिशा निर्देश के 10 गुने से भी अधिक है। बेगूसराय बिहार के विश्व का सबसे सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन एरिया है। विश्व वायु गुणवत्ता 2023 के अनुसार 2023 में भारत के विश्व के मध्य एवं दक्षिण एशिया का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश रहा है। अब देखिए पार्टिकुलेट मैटर ये होता क्या है, PM कण क्या होता है। पार्टिकुलेट मैटर के तात्पर्य है कि सांस लेने में योग्य कण से। पार्टिकुलेट मैटर के प्रमुख घटकों में सल्फेट, नाइट्रेस एंड अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन, खनिज धूलकण और जल शामिल है। विनियामक ढांचे और स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक होने की दृष्टि से सबसे आम पार्टिकुलेट मैटर में PM 2.5 और PM 10 शामिल है। PM 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम वायु गतिकी के व्यास वाले कण होते हैं, जिसमें 2.5 को फाइन पार्टिकुलेट मैटर के नाम से भी संदर्भित किया गया है। PM 10 माइक्रोमीटर या उससे कम वायु गतिकी व्यास वाले कण होते हैं। आप देखिए इस रिपोर्ट से सर्वाधिक प्रदूषित 5 देश या क्षेत्र इसमें है। नंबर 1 पे बांग्लादेश है जिसमें 79.9, उसके बाद पाकिस्तान, तीसरे पे भारत 54.4% इसकी क्या है सांद्रता है। अब देखिए ताजिकिस्तान, फिर उसके बाद बुर्किना फासो। अब देखिए राजधानियों में नई दिल्ली भारत का 92.7, उसके बाद ढाका बांग्लादेश 80.2, फिर उसके बाद ओगाडोंग
बुर्किना फासो का 46.6। अब देखिए आइसोपॉड की नई प्रजाति का नामकरण। आइसोपॉड की नई प्रजाति का नामकरण। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कोल्लम केरल के तट पर गहरे समुद्र में आइसोपॉड की एक नई प्रजाति के रूप की खोज की। उल्लेखनीय है कि इस आइसोपॉड की नई प्रजाति को ब्रथूसिया इसरो नाम दिया गया है। चंद्रयान 3 की सफलता एवं अन्य अंतरिक्ष अभियानों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण आइसोपॉड की नई प्रजाति का नाम भारतीय इसरो के नाम पर रखा गया है। इस प्रजाति की पहचान हिरोशिमा विश्वविद्यालय के सेटो इनलैंड सी कार्बन न्यूट्रल रिसर्च सेंटर सहायक प्रोफेसर P.T. अनीस द्वारा की गई है। इस प्रजाति की खोज कन्नूर स्थित रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के AK एलना तथा केरल विश्वविद्यालय के एक्वेटिक बायोलॉजिकल एवं फिशरीज विभाग के द्वारा अध्यक्ष बीजू कुमार इसमें शामिल है। अब देखिए ब्रसेथोआ इसरो भारत में पाई जाने वाली ब्रसेथोआ जीनस की दूसरी प्रजाति है। यह नई प्रजाति है जिसमें स्पाइनिजा ग्रीन आई नामक समुद्री मछली गिलगुआ के अंदर पाई जाती है। ब्रसेथोआ इसरो प्रजाति की मादाएं नर की अपेक्षा काफ़ी बड़ी होती हैं। यह प्रजाति मादाओं की लंबाई 19 mm और चौड़ाई 6 mm हो सकती है, जबकि नर इसके आधे आकार के होते हैं। अब देखिए आइसोपॉड अकशेरुकीय बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवर अर्थात इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं। जीव की एक समूह के जो पशुओं की बृहद समूह क्रस्टेशियस से संबंधित होते हैं, जिसके केकड़ा झींगा मछली शामिल है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि विश्व में आइसोपॉड की लगभग 10,000 प्रजातियां हैं। आइसोपॉड पहाड़ों एवं रेगिस्तानों से लेकर गहरे समुद्रों में अलग अलग प्रकार के आवासों में निवास कर सकते हैं। वे विश्व भर में वितरित हैं। आइसोपॉड की ज्ञात प्रजातियों में लगभग आधी प्रजातियां समुद्र में निवास करती हैं। कुछ आइसोपॉड प्रजातियां स्वतंत्र रूप में रहती हैं, जबकि कुछ समुद्री प्रजातियां परजीवी व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, जो कि जीविका के लिए अन्य जानवरों पर निर्भर रहती हैं। अब देखिए भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022। 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट की गणना का कार्य राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान राज्य वन विभाग के सहयोग द्वारा संचालित है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874 अनुमानित है। इसमें से तेंदुओं की संख्या 67% आबादी संरक्षित क्षेत्र के बाहर निवास करती है। देश में मध्य प्रदेश के तेंदुओं की आबादी 3,907 सर्वाधिक है। इसके पश्चात 1985 महाराष्ट्र में, केरल में 1879 तथा तमिलनाडु में 1070 है। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की आबादी 371 दर्ज की गई थी। ज्ञातव्य है कि भारत में तेंदुओं की वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस फ्यूस्का है। भारतीय तेंदुआ भारत के अलावा नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। हालांकि ये मैंग्रोव वनों या रेगिस्तानी आवासों में नहीं पाया जाता है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में इसे संकटासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति 2023। 30 फरवरी 2024 को भारतीय केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति 2023 जारी की गई है। ज्ञातव्य है कि स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में हिम तेंदुओं की संख्या का प्रथम एवं संपूर्ण मूल्यांकन किया गया है। सद्य रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या 718 दर्ज की गई है। भारत में हिम तेंदुओं की संख्या राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 477 अनुमानित है, उत्तराखंड में 124 और हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल में 36, सिक्किम में 21, जम्मू कश्मीर में 9। अब कुल संख्या कितनी है? 718। मध्य एवं दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में निवासी हिम तेंदुआ मुख्यतः 12 देशों में पाया जाता है। अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान,
हिम तेंदुओं का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अनसिसिया है। आईयूसीएन की संकटाग्रस्त प्रजातियों में लाल सूची में इसे सुभेद्य वनरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा हिम तेंदुओं तथा आवास के संरक्षण हेतु 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया गया था। उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभंकर का रूप में तेंदुओं को घोषित किया गया था। इस शुभंकर को सीन ए सी नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है शान। प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड के रूप में मनाया जाता है। बर्नियार्ड भारत का सबसे प्रदूषित शहर। जनवरी 2024 को एक स्वतंत्र अनुसंधान संगठन CREA सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा ट्रेसिंग द हेजी एयर 2024 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट में वायु प्रदूषण के स्तर को कटौती करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं प्रगति को आकलन करती है। यह रिपोर्ट 227 शहरों को शामिल किया गया, जिसके 2023 में 75% से अधिक दिनों में वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक संबंधित मामलों में PM10 के स्तरों में उपलब्ध थे। यह रिपोर्ट के अनुसार PM10 स्तरों में संदर्भ में बर्नियार्ड मेघालय के वर्ष 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा है। बर्नियार्ड PM10 के सर्वाधिक वार्षिक औसत सांद्रता 301 अंडरग्राम मीटर क्यूब दर्ज की गई है। अब देखिए वर्ष 2023 में PM10 के स्तरों में भारत के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के सर्वाधिक 19 शहर शामिल किए गए। इसके बाद हरियाणा के 8 शहर और राजस्थान के 8 शहरों का स्थान है। PM10 स्तरों पर संदर्भ में 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के 7 शहर ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत तथा बुलंदशहर शामिल है। भारत के शीर्ष 5 प्रदूषित शहर, जिसमें PM10 सांद्रता के आधार पर इसमें है नंबर 1 पे बर्नियार्ड मेघालय का है 301। अब उसके पश्चात बेगूसराय बिहार का, फिर उसके पश्चात ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, फिर श्रीगंगानगर राजस्थान, फिर 5वें पर छपरा। इसके बाद PM सांद्रता के संदर्भ में बर्नियार्ड 2023 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। बर्नियार्ड PM2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता 152 दर्ज की गई है। भारत में शीर्ष 5 प्रदूषित शहर 2023 में PM2.5 के आधार पर बर्नियार्ड मेघालय सांद्रता कितनी है 152। उसके बाद बेगूसराय बिहार 147, फिर दिल्ली कितना है 101। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जनवरी 2024 में पेंच बाघ अभ्यारण्य को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क के रूप में घोषित किया गया। यह अभ्यारण्य को यह दर्जा प्रदान करने का उद्देश्य प्रकाश प्रदूषण की समस्या से निपटना तथा खगोल विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले देशों को इष्टतम वातावरण सृजित करना। ज्ञातव्य है कि पेंच बाघ अभ्यारण्य एक रात्रि वेधशाला स्थापित की गई। यह एक विशिष्ट क्षेत्र को तारा अवलोकन के लिए निर्दिष्ट किया गया है। स्पष्टता उपयुक्त पहलों के माध्यम से पेंच बाघ अभ्यारण्य देश भर में खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की शिक्षा एवं अनुसंधान सहायक सिद्ध होगा। ज्ञातव्य है कि पेंच बाघ अभ्यारण्य एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है। ज्ञातव्य है कि पेंच बाघ अभ्यारण्य 2 राज्यों जैसे मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में विस्तृत है। डार्क स्काई इंटरनेशनल के अनुसार एशिया में 4 अन्य डार्क स्काई पार्क निम्नवत है, जिसमें हेयुआन पर्वत ताइवान, इसके बाद इरिओमोट इशिगाकी राष्ट्रीय उद्यान जापान में है, फिर कोजुशिमा डार्क स्काई आइसलैंड जापान में है, फिर उसके बाद चौथा है येओंग यांग फायरफ्लाई इको पार्क दक्षिण कोरिया में है। ज्ञातव्य है कि डार्क स्काई इंटरनेशनल का अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई स्थल का कार्यक्रम के विश्व भर में उन समुदाय पार्कों को संरक्षित एवं प्रमाणित किया जाता है जिसमें उत्तरदायी प्रकाश नीतियों और सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से अंधेरे स्थलों की सुरक्षा एवं उसका संरक्षण करते हैं। अब देखिए डार्क स्काई पार्क होता क्या है। डार्क स्काई पार्क रात्रिकालीन आकाश को कृत्रिम प्रकाश से होने वाले प्रदूषण से संरक्षित करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों का परिणाम स्वरूप ऐसा वातावरण सृजित किया जाता है जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को पनपने में सहायता करते हैं। अब देखिए दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य
दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभयारण्य लद्दाख में स्थित किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। यह अभयारण्य पूर्वी लद्दाख के हानले गांव में स्थापित होगा। यह 1073 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र में विस्तृत यह अभयारण्य चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत स्थित होगा। इस अभयारण्य की स्थापना भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्थान बेंगलुरु की सहायता से की जा रही है। यह अभयारण्य खगोल पर्यटन को बढ़ावा देगा तथा अभयारण्य ऑप्टिकल अवरक्त और गामा किरणों दूरबीन के विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्थलों में एक होगा। ज्ञातव्य है कि हालने ने भारतीय खगोल वेधशाला में भी स्थित किया है। यह वेधशाला माध्य समुद्र स्तर से 4,500 की ऊंचाई पर स्थित है। अब देखिए नीलगिरी तार परियोजना। 12 अक्टूबर 2023 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री AK स्टालिन ने नीलगिरी तार परियोजना को लॉन्च किया। ज्ञातव्य है कि 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तार को संरक्षण हेतु नीलगिरी तार परियोजना की शुरुआत की मंजूरी प्रदान की थी। यह भारत में एक प्रकार की पहली परियोजना है जिसको 5 वर्षों 2022 से 27 की अवधि हेतु लॉन्च किया गया था। नीलगिरी तार के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने एवं प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को नीलगिरी तार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नीलगिरी तार को पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक खुरदार जानवर है जिसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल किया है। अब देखिए रक्षा विज्ञान। जोरावर हल्का युद्धक टैंक। जोरावर हल्का युद्धक टैंक 13 सितंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा भारत के हल्के टैंक इंडियन लाइट टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। भारत के इस हल्के टैंक को जोरावर नाम दिया गया है। यह टैंक का नामकरण 19वीं शताब्दी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर किया गया था। जोरावर सिंह ने लद्दाख के पश्चिमी तिब्बत में चीन की सेना के विरुद्ध सैन्य अभ्यारण को संचालित किया था। उल्लेखनीय है कि जोरावर टैंक का यह विकासात्मक परीक्षण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संचालित किया था। इस टैंक का विकास लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के सहयोग से संग्राम वाहन अनुसंधान तथा विकास संस्थान द्वारा किया गया है। ज्ञातव्य है कि DRDO की एक इकाई है जो जोरावर टैंक पहाड़ी क्षेत्र की द्रुत गति एवं उच्च गतिशीलता के तैनात किए जाने हेतु डिजाइन किया गया है। 25 टन वजनी जोरावर देश का पहला ऐसा टैंक है जिसे 2 वर्षों के रिकॉर्ड समय में परीक्षण के लिए तैयार किया गया। यह हल्के टैंक परिवहन के वायु मार्ग से किया जा सकता है और यह उभयचर संचालन में सक्षम है। अब देखिए VLSR SAM का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO एवं नौसेना द्वारा VLSR SAM के एक के बाद एक 2 उड़ान परीक्षण का सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। सर्वप्रथम 12 सितंबर 2024 को उड़ीसा में चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज VLSR SAM का उड़ान परीक्षण संचालित किया गया। यह उड़ान परीक्षण भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से किया गया था। इस मिशन के तहत इस मिसाइल को कम ऊंचाई के तेज गति से उड़ रहे एक हवाई लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए निशाना बनाया गया। इसका लगातार दूसरा सफल परीक्षण 13 सितंबर 2024 को एकीकृत परीक्षण रेंज में संपन्न किया गया। इस मिशन के तहत इस मिसाइल के एक उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य अवरोधन कर बेअसर करने वाले सटीकता और क्षमता को प्रदर्शन करना है। उल्लेखनीय है कि VLSR SAM का पूरा लक्ष्य है ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित किए जाने वाली लघु दूरी की सतह में हवा से मार करने वाली मिसाइलें। इसका एक पोत से दागी जाने वाली हथियार प्रणाली जिसका निकट दूरी स्थित विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करना है। अब देखिए मालपे और मुल्की की जलावतरण। 9 सितंबर 2024 को SWC एंटी सबमरीन एंड वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे एवं 5वें पोत मालपे और मुल्की को कोच्चि में जलावतरण
किया गया। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के सभी पोतों को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित एवं विकसित किया जा रहा था। ज्ञातव्य है कि 30 अप्रैल 2019 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता वाले उथले जल एवं संचालन का करने में सक्षम 8 पोतों को निर्माण हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस श्रेणी के पोतों को माए के पोतों के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रेणी के पोत स्वदेशी रूप से विकसित अंतर्जलीय सेंसरों से लैस होंगे। यह पोत तटीय जलीय जलों में पनडुब्बी रोधी अभियान में संचालित करने में सक्षम हो। साथ ही ये पोत कम तीव्रता और समुद्री संचालनों और खदानों में भी सक्षम होंगे। माहे श्रेणी के एसडब्ल्यू पोतों का नाम भारत के रणनीतिक महत्व के बंदरगाह के नाम पर रखा गया है। ज्ञातव्य है कि इस परियोजना के प्रथम 3 पोत माहे, मालवन तथा मांगरोल का जलावतरण 30 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ था। माहे श्रेणी के पोत अधिकतम 25 नाट की गति प्राप्त करने में 25 सक्षम है। साथ ही ये पोत 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री द्वारा विकसित किए गए। अब देखिए अग्नि 4 का सफल परीक्षण 6 सितंबर 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि अग्नि 4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। स्वदेशी तकनीक के विकसित अग्नि 4 मिसाइल की लंबाई 20 मीटर और वजन 117 टन है। सतह से ततह मार करने वाली इस मिसाइल का मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। यह मिसाइल ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होती है। यह मिसाइल अत्याधुनिक उड़ान प्रणाली की 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली से सुसज्जित है। RINGS रिंग लेजर गायरो वेस्ट इनिशियल नेविगेशन सिस्टम यानी रिंग और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम यानी मिंग इस मिसाइल के लक्ष्य को सटीकता से भेदने में मदद करते हैं। मिसाइल की क्षमता पुनर्प्रवेश ऊष्मा कवच रीएंट्री हीट शील्ड इसे 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सहन करने में सक्षम बनाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि इसके अंदर का तापमान 50 डिग्री से कम रहे ताकि मिसाइल की उड़ान प्रणाली सामान्य रूप से कार्य कर सके। ज्ञातव्य है कि अग्नि भारत द्वारा विकसित है मध्यम और अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की एक श्रृंखला है। अग्नि श्रृंखला में समस्त मिसाइल सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि 1 का सफल परीक्षण 7 दिसंबर 2023 को उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 1 का मिसाइल परीक्षण संपन्न हुआ था। यह प्रयोक्ता परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में संपन्न किया गया था। ज्ञातव्य है कि अग्नि 1 लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अब देखिए समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रक पोत 19 अगस्त 2024 को गोवा के पहले स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का जलावतरण संपन्न हुआ है। इस पोत का नाम समुद्र प्रताप नाम रखा गया है। इस पोत का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हेतु किया गया है। यह पोत देश के समुद्री तटों को तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाने और उसको रोकने में मदद करेगा। उल्लेखनीय है कि इस पोत की लंबाई 114.5 मीटर तथा चौड़ाई 16.5 मीटर है। विस्थापन क्षमता 4170 है। अब देखिए सेबेक्स 2 विस्फोटक इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा एक नए विस्फोटक का विकास किया गया है। इस विस्फोटक का नाम सेबेक्स 2 रखा गया है। यह विस्फोटक वर्तमान में किसी भी ठोस विस्फोटक की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली विस्फोट करने की सक्षम है। यह विस्फोटक का नाम TNT से 2.01 गुना अधिक घातक है। यह उच्च प्रदर्शक विस्फोटक भारतीय नौसेना द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह विश्व स्तर पर सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक में से एक है। सेबेक्स 2 प्रौद्योगिकी पर आधारित है। सेबेक्स 2 HMX यानी हाई मेल्टिक एक्सप्लोसिव पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर में स्थित सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। अब देखिए INS अरिघात
भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। 19 अगस्त 2024 को विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह में INS अरिगात को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS अरिगात भारत की दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है, जो अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। उल्लेखनीय कि अरिहंत श्रेणी पहली पनडुब्बी INS अरिहंत को 2016 में लॉन्च किया गया था, शामिल किया गया था। यह तब है कि INS अरिगात नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी, इस पनडुब्बी में स्वदेशी रूप से किए गए तकनीकी सुधार इसे INS अरिहंत की तुलना में अधिक उन्नत बनाते हैं। अब देखिए 6000 टन वजनी INS अरिगात 83 मेगावाट क्षमता के दाबित हल्के जल परमाणु रिएक्टर द्वारा संचालित होती है। INS अरिगात को 750 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले K-15 मिसाइलों से लैस किया गया है। INS अरिगात को थल एवं आकाश के बाद जल के भीतर परमाणु वार करने की भारत की परमाणु त्रयी क्षमता को अधिक मजबूती प्रदान करेगी। अब देखिए गौरव लंबी दूरी का ग्लाइड बम। 13 अगस्त 2024 को रक्षा अनुसंधान मंत्रालय विकास संगठन DRDO ने एक लंबी दूरी के ग्लाइड बम, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। इस बम को गौरव नाम दिया गया है। यह उड़ीसा के तट पर संचालित किया गया। इस परीक्षण के बम को भारतीय वायुसेना में सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे अपने प्रथम उड़ान परीक्षण के दौरान ग्लाइड बम ने निर्धारित लक्ष्य को उच्च सटीकता से ध्वस्त कर दिया था। इस उड़ान परीक्षण के दौरान बम में का विकास सह उत्पादन साझेदारी अडानी डिफेंस एवं एरोस्पेस तथा भारतीय फोर्स लिमिटेड ने भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि गौरव एक वायु से लॉन्च किया जाने वाला एक ग्लाइड बम है। यह 1000 kg श्रेणी का एक ग्लाइड बम है। यह बम की दूरी स्थित लक्ष्यों को ध्वस्त करने में सक्षम बनाता है। इस बम को हैदराबाद में स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया। अब देखिए बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली उड़ान परीक्षण। 24 जुलाई 2024 को DRDO द्वारा द्वितीय चरण फेज सेकेंड की बैलिस्टिक मिसाइल की प्रतिरक्षा प्रणाली का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस परीक्षण के तहत 5000 किमी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने वाले देश की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन किया है। उल्लेखनीय है कि देश के प्रथम चरण की बैलिस्टिक मिसाइल की प्रतिरक्षा प्रणाली पहले ही तैनात किया जा चुका है, जो 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल के अवरोधन करने में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि द्वितीय चरण की बैलिस्टिक मिसाइल की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रथम परीक्षण नवंबर 2022 में किया गया था। नवीनतम परीक्षण के तहत शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में एक लक्ष्य मिसाइल टारगेट मिसाइल का धामरा उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। यह इस शत्रु मिसाइल का अवरोधन करने के लिए द्वितीय चरण की AD अंततः वायुमंडलीय मिसाइल को चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से लॉन्च किया गया था। उल्लेखनीय है कि द्वितीय चरण की AD अंततः वायुमंडलीय मिसाइल का स्वदेशी रूप से विकसित द्विचरणीय मिसाइल है। यह ठोस प्रमोदक युक्त सतह के तहत लॉन्च की गई मिसाइल है। इस मिसाइल का अंततः प्रणाली अंततः वायुमंडलीय एवं निम्न वायुमंडलीय क्षेत्र में शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइलों को बेअसर करने में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि देश की वर्तमान बैलिस्टिक मिसाइलों तथा रक्षा प्रणाली द्विस्तरीय यानी जिसे 2 इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल है, जिसमें पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल वायुमंडलीय अवरोधन के लिए, और देखिए एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल अंतर वायुमंडलीय तथा निम्न ऊंचाई वाले अवरोधन के लिए। अब देखिए INS त्रिपुट का जलावतरण। 23 जुलाई 2024 को गोवा में INS त्रिपुट का जलावतरण संपन्न हुआ। INS त्रिपुट गोवा के शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 2 अत्याधुनिक युद्ध पोतों की श्रृंखला में पहला पोत है। इस पोत का निर्माण भारतीय नौसेना के लिए किया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि INS त्रिपुट का नामकरण शक्तिशाली तीर माइटी एरो के नाम पर किया गया है, जो कि भारतीय नौसेना के अदम्य भावना और दूर एवं गहराई तक मार करने की क्षमता को प्रतिनिधित्व करता है। इस पोत की शत्रु
के सतही पोतों को पनडुब्बियों एवं विमानों के विरुद्ध युद्ध अभियानों में संचालित करने हेतु डिजाइन किया गया। उल्लेखनीय है कि त्रिपुट की श्रेणी में पोतों की लंबाई 124.8 मीटर तथा चौड़ाई 15.2 मीटर है। लगभग 3600 टन वजनी ये पोत अधिकतम 28 नॉट की गति प्राप्त करने में सक्षम है। यह पोत स्थिलित विशेषताओं और अत्याधुनिक हथियारों एवं सेंसरों से लैस है। उल्लेखनीय है कि त्रिपुट श्रेणी के पोत रूस से प्राप्त तेग और तलवार श्रेणी के पोतों की अनुवर्ती पोत हैं। यह प्रथम अवसर था जब युद्ध पोतों का निर्माण किसी भारतीय शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी 2019 को त्रिपुट के 2 अत्याधुनिक युद्ध पोतों के निर्माण के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ था। अब देखिए अभ्यास का सफल परीक्षण 27 जून 2024 को DRDO द्वारा अभ्यास के लगातार 6 विकासात्मक उड़ान परीक्षण का सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से किया गया। यह परीक्षण अनुबंध उन्नत बूस्टर कॉन्फ़िगरेशन के साथ पूर्ण किया गया है। उल्लेखनीय है कि अभ्यास एक उच्च गति वाला नष्ट होने वाला योग्य हवाई लक्ष्य है। ज्ञातव्य है कि अभ्यास का प्रयोग हवाई वस्तु के रूप में किया जाएगा, जिसका परीक्षण अभ्यास सत्रों के दौरान मिसाइलों एवं अन्य पेलोडों को निशाना बनाया जा सकता है। अभ्यास को DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे ADA द्वारा स्वदेशी रूप से ऑटो पायलट की मदद से स्वायत्त उड़ान के लिए डिजाइन किया गया था। HAL और लार्सन द्वारा टुब्रो जैसी उत्पादन एजेंसियों के द्वारा इसका विकास किया गया है। यह हथियार प्रणाली के अभ्यास के लिए खतरे की वास्तविक परिदृश्य को उपलब्ध कराता है। अब देखिए रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण 2 मई 2024 को चंदन रेंज राजस्थान में भारत की पहली स्वदेशी विकसित नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। MGARM को अब रुद्रम फर्स्ट के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल को DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं, भारतीय वायु सेना की इकाइयों, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड नासिक और MSQAA मिसाइल सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी एवं सेंटर फॉर मिलिट्री एंड एरोवर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन जैसी गुणवत्ता का आश्वासन एवं प्रमाण एजेंसी ने भाग लिया था। रुद्रम हवा से हवा मार करने वाली एक प्रकार की मिसाइल की श्रृंखला है। यह मिसाइल विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए निर्मित की गई है। हैदराबाद में स्थित रक्षा DRDL ने इस मिसाइल के विकास के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया है। प्रक्षेपण स्थिति के आधार पर इसकी मारक क्षमता अलग अलग अर्थात 200 किलोमीटर तक हो सकती है अधिकतम। इस मिसाइल को 500 मीटर से 15 किलोमीटर तक की 49 और 0.6 से 2 मैक की गति से दागा जा सकता है। इस मिसाइल के प्रक्षेपण प्लेटफॉर्म के रूप में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के एकीकृत किया गया था लेकिन यह लड़ाकू विमान से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। रुद्रम फर्स्ट भारतीय वायुसेना की दुश्मन की वायु रक्षा क्षमता का दमन करने में सक्षम सहायक सिद्ध होगी। अब देखिए रुद्रम 2 सफल उड़ान परीक्षण 29 मई 2024 को DRDO के उड़ीसा तट पर रुद्रम 2 का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। यह परीक्षण भारतीय वायुसेना के सुखाई 30M के फर्स्ट विमान से किया गया है। इस सफल परीक्षण के फलस्वरूप सशस्त्र बलों के लिए एक शक्ति गुणक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में रुद्रम 2 मिसाइल की भूमिका सुदृढ़ हो गई है। ज्ञातव्य है कि रुद्रम 2 को एक स्वदेशी विकसित ठोस प्रमोदक द्वारा चलित मिसाइल है। वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कई प्रकार की दुश्मन की संपत्तियों को ध्वस्त कर सकती है। अब देखिए फिलीपींस को ब्रह्मोस की आपूर्ति 19 अप्रैल 2024 को भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंप दी है।
इस प्रकार फिलीपींस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली को प्राप्त करने वाला पहला विदेशी राष्ट्र बन गया है। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान द्वारा इस ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्चर की आपूर्ति फिलीपींस को दी गई है। उल्लेखनीय कि जनवरी 2022 में अनुबंध के तहत भारत द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरियों इनके प्रक्षेपकों द्वारा संबंधित उपकरणों की आपूर्ति की जानी है। फिलीपींस की नौसेना की तटीय रक्षा रेजिमेंट ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक उपयोगकर्ता होगी। ज्ञातव्य है कि 28 जनवरी 2022 को ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विज्ञान के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट पर आधारित पोतरोधी संस्करण की आपूर्ति के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित किया था। अब देखिए ब्रह्मोस है क्या। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के DRDO और रूस के NPO मैसिनोट्रियानिया के मध्य एक संयुक्त उद्यम परिणाम है। इस मिसाइल का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर व्युत्पन्न हुआ है। इस मिसाइल को पनडुब्बी पोतों विमानों और सतह आधारित प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल 2.8 मैक या की ध्वनि गति से लगभग 3 गुनी गति से उड़ान भरने में सक्षम है। अब देखिए अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण 3 अप्रैल 2024 को नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह परीक्षण सामरिक बल कमान और DRDO द्वारा संचालित किया गया। यह परीक्षण उड़ीसा में स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ज्ञातव्य है कि इस मिसाइल का प्रथम परीक्षण जून 2021 में किया गया था। अग्नि प्राइम अग्नि श्रेणी का सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलों की अत्याधुनिक संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। यह एक कनस्तरीकृत मिसाइल है जिसे रोड या रेल प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है। यह एक ठोस प्रणोदक युक्त द्विचरणीय मिसाइल है जिसका वजन 23 से 25 टन तक है। यह अग्नि श्रेणी की पूर्व मिसाइलों से हल्की है। FWD-200B भारत का स्वदेशी बम वर्षक UAV मई 2024 में बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित फ्लाइंग वेंज डिफेंस एवं एरोस्पेस टेक्नोलॉजी FWD-200B फ्लाइंग वेज डिफेंस 200B नामक एक मानव रहित विमान का अनावरण किया है। इस कंपनी का दावा है कि यह भारत की पहली स्वदेशी बम वर्षक इंडिया फर्स्ट इंडोजेनियस बमर अननेम्ड एरियल व्हीकल है। अब देखिए FWD-200B की निहित भार क्षमता 100 kg है। इसे मध्यम ऊंचाई वाले लंबे अस्थायित्व मेल मीडियम एटीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस लड़ाकू हवाई वाहन में वर्गीकृत किया गया है। यह अधिकतम 200 नॉट की गति प्राप्त कर सकता है। 3 सितंबर 2024 को FWD-200 की प्रथम उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई। अब देखिए पनडुब्बी रोधी पोत अग्रे एवं अच्छे लॉन्च 13 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना के 2 पनडुब्बी रोधी पोत एंटी सबमरीन क्राफ्ट INS अग्रे एवं INS अक्षय को कोलकाता में लॉन्च किया गया। ये दोनों पोत भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स द्वारा निर्माणाधीन 8 एंटी सबमरीन वारफेयर एंड सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के क्रमशः 5वें एवं 6ठे पोत हैं। ज्ञातव्य है कि 29 अप्रैल 2019 को रक्षा मंत्रालय एवं GRAC कोलकाता के बीच 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। इस अनुबंध के तहत पहले एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट अडाला का जलावतरण 20 दिसंबर 2022 को चेन्नई के तट पर किया गया था। जबकि इस श्रेणी के दूसरे पोत INS एंड्रोथ का जलावतरण मार्च 2023 में किया जा चुका है। इसकी अधिकतम गति 25 समुद्री मील है जबकि 900 टन की विस्थापन क्षमता है। 13 जून 2023 को 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट की श्रृंखला के तीसरे पोत INS अंज द्वीप की जलावतरण कट्टुपल्ली तमिलनाडु में संपन्न हुआ। जबकि इस श्रेणी के चौथे पोत INS अमिनी का जलावतरण 16 नवंबर 2023 को किया गया था।
लक्षद्वीप स्थित अमिनी द्वीप को दिए गए रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस पोत का नाम अमिनी रखा गया है। इस श्रृंखला के पोतों की लंबाई 77.6 मीटर है। अब देखिए मिशन दिव्यास्त्र 11 मार्च 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास यानी DRDO ने MIRV प्रौद्योगिकी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस उड़ान परीक्षण को मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया है। यह परीक्षण उड़ीसा में स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। इस मिशन को निर्दिष्ट मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। MIRV प्रौद्योगिकी से सुसज्जित अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत, अमेरिका, UK तथा रूस, फ्रांस और चीन जैसे देशों के साथ विशिष्ट रूप से शामिल होगा जिन्होंने इस प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक विकास किया है। पाकिस्तान ने भी MIRV प्रौद्योगिकी से लैस आबालबील मिसाइल के विकास का दावा किया है, जिसका परीक्षण 2017 में एवं वर्ष 2023 में किया जा चुका है। ज्ञातव्य है कि अग्नि 5 एक त्रिचरणी प्रक्षेपास्त्र है। यह एक ठोस प्रणोदक संचालित प्रक्षेपास्त्र है। यह पारंपरिक एवं नाभिकीय दोनों प्रकार के युद्ध शीर्ष को वहन करने में सक्षम है। अग्नि 5 का पहला विकासात्मक परीक्षण 20 अप्रैल 2012 में किया गया था। अब देखिए MIRV प्रौद्योगिकी होती क्या है। MIRV का पूर्ण रूप है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल एंड री एंट्री व्हीकल। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल पहली प्रचालित प्रणाली को तैनात करने का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया जाता है। इस प्रणाली को एक साथ कई युद्ध शीर्षों को वहन करने में तथा उनके लक्ष्यों को स्वतंत्र रूप से दागने में सक्षम बनाती है। उल्लेखनीय है कि पारंपरिक मिसाइल एक युद्ध शीर्ष या हथियार को वहन करती है जो अभिष्ट लक्ष्य पर जाकर हमला करती है। इसके विपरीत MIRV प्रौद्योगिकी को सुसज्जित मिसाइल के कई युद्ध शीर्षों को वहन कर सकती है। इसके साथ ही प्रत्येक युद्ध शीर्ष को एक पृथक लक्ष्य पर हमला करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। MIRV एक जटिल प्रौद्योगिकी है जो एकल सिंगल बैलिस्टिक मिसाइल के विध्वंसक क्षमता को उल्लेखनीय वृद्धि करती है। एक ही हमले को शत्रु के बहुक्षति पहुंचाने के लिए स्पष्ट लाभ के अलावा यह कई अन्य कारणों के लिए लोकप्रिय सैन्य प्रौद्योगिकी है। इस प्रौद्योगिकी से लैस कोई मिसाइल किसी देश की मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली को भेजने में सक्षम होती है। उल्लेखनीय कि अत्याधुनिक रडारों, संचार प्रणालियों और इंटरसेप्टर मिसाइलों से युक्त किसी देश की मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली पारंपरिक मिसाइलों के विरुद्ध एक अच्छा सुरक्षा उपाय मानी जाती है। लेकिन MIRV प्रौद्योगिकी के लैस की कोई मिसाइल इस प्रणाली को निष्फल साबित कर सकती है। अब देखिए प्रथम मेड इन इंडिया ASTDS टैग ओशन ग्रेस 2 मार्च 2024 को भारत के प्रथम स्वदेश निर्मित ASTDS अप्रूवल स्टैंडर्ड टग्स डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन टग ओशन ग्रेस का उद्घाटन किया गया है। उल्लेखनीय है कि ओशन ग्रेस एक 60T बोलार्ड पुल का टग है। ज्ञातव्य है कि ओशन ग्रेस टग बड़े पोतों को खींचने वाली एक छोटी नाव को लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। यह केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग के तहत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित एवं विकास किया गया। ज्ञातव्य है कि टग को एक प्रकार के विशेष पोत या नाव होते हैं जो बड़े पोतों को बंदरगाह के अंदर या बाहर ले जाने हेतु मदद करने हेतु डिजाइन किए गए। टग का मुख्य कार्य होता है बड़े पोतों को खींचना और धकेलने तथा उनका मार्गदर्शन करने के लिए आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। अब देखिए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग द्वारा ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत देश में कार्य करने वाली सभी बोटों मेथनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन जैसे गैर जीवाश्म ईंधनों से चलने वाली ग्रीन टग के रूप में बदला जाएगा। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम का वर्ष लक्ष्य 2030 तक सभी टगों को कम से कम 50% से ग्रीन टग में परिवर्तित करना है। अब देखिए KG परियोजना प्रथम तेल टैंकर तथा पोत स्वर्ण सिंधु का शुभारंभ 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित KG-DWN 98.2 ब्लॉक के पहले कच्चा तेल वाहक पोत
स्वर्ण सिंधु को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्वर्ण सिंधु नव उत्पादित कच्चे तेल को लेकर 9 मार्च 2024 को मंगलुरु में स्थित मंगलुरु रिफाइंड एवं पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड पहुंचा। इन नव उत्पादित कच्चे तेल को KG 98/2 नाम दिया गया है। इस निम्न सल्फर वाले स्वदेशी कच्चे तेल में विभिन्न ईंधनों पेट्रोकेमिकल के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। कहता है कि 7 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र कंपनी आयरलैंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC द्वारा कृष्णा एवं गोदावरी बेसिन के KG DWN 98/2 ब्लॉक में पहली बार तेल का सफलतापूर्वक उत्पादन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है। ध्यातव्य है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में कच्चा तेल वाहक पोत में संचालित होने की शुरुआत ONGC की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह आयातित तेल पर निर्भरता को कम करने के केंद्र सरकार के दृष्टिकोण से अनुरूप है। अब देखिए स्वर्ण सिंधु होता क्या है। स्वर्ण सिंधु का निर्माण वर्ष 2010 में किया गया था। स्वर्ण सिंधु भारत का एक तेल वाहक पोत है। स्वर्ण सिंधु की कुल लंबाई लगभग 228 मीटर और चौड़ाई लगभग 32 मीटर है। अब देखिए VSHORADS का सफल परीक्षण DRDO द्वारा इसके 2 उड़ानों का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए जाने की यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किए गए। यह परीक्षण के तहत संचालित किए जाने वाले एक सचल प्रक्षेपक से किए जाएंगे। यह सफल परीक्षक उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को विरुद्ध संचालित किया गया है। इसका पूर्ण रूप है बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। V से V शॉर्ट से शॉर्ट रेंज एंड A से एयर, D से डिफेंस और S से सिस्टम। मानव द्वारा वहनीय वायु रक्षा प्रणाली है। इस स्वदेशी रूप से DRDO की प्रयोगशाला में अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद द्वारा डिजाइन किया एवं विकसित किया है। इसके विकास को DRDO एवं अन्य प्रयोगशालाओं की भारतीय उद्योग भागीदारों में सहयोग दिया है। अब देखिए मैन पैड्स का पूर्ण रूप है मानव द्वारा वहनीय वायु रक्षा प्रणाली, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। यह मनुष्यों द्वारा कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एक प्रकार की विमान रोधी मिसाइलें के नाम से जाना जाता है। स्पष्टतः मैन पैड्स सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होती हैं। ऐसी मिसाइलों को मात्र एक सैनिक के द्वारा भी कहीं पर ले जाकर दागा जा सकता है। अब देखिए अगालेगा द्वीप में हवाई पट्टी जेटी का उद्घाटन 29 फरवरी 2024 को मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में एक नई हवाई पट्टी एक सेंट जेम्स जेटी का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में भारत और मॉरिशस के मध्य मॉरिशस एवं अगालेगा द्वीप पर समुद्री और हवाई परिवहन सुविधाओं के सुधार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इस ज्ञापन हस्ताक्षर में मॉरिशस से एक बड़ा बायोद्वीप समुद्री एवं हवाई कनेक्टिविटी को सुधार के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना और उन्नयन का प्रावधान शामिल है। इसका उद्देश्य है इस सुदूर द्वीप निवासियों की स्थिति को सुधारने के लिए मदद करना। इसके तहत अगालेगा द्वीप पर एक जेटी का निर्माण तथा एक हवाई पट्टी का निर्माण भी शामिल है। हवाई पट्टी पर जेटी के उद्घाटन तथा के पश्चात अगालेगा द्वीप भारत नौसेना अपना बेस स्थापित कर मोजाम्बिक चैनल समुद्री गश्ती कर सकेगी। साथ ही इसके साथ भारतीय नौसेना पूरे दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक गलियारों पर नज़र रखने में सहायता प्राप्त होगी। भारतीय नौसेना की लंबी दूरी के विमान अगालेगा संचालित होकर पश्चिम और दक्षिणी हिंद महासागर तथा अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिण तटों पर नज़र रखने में सक्षम होंगे। ज्ञातव्य है कि 12 फरवरी 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री एवं मॉरिशस के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से मॉरिशस में UPI और रुपे कार्ड की सेवाओं को लॉन्च किया था। उल्लेखनीय है कि मॉरिशस भारतीय जन औषधि परियोजना को लागू करने वाला प्रथम देश बन गया।
भारतीय जन औषधि का परियोजना का उद्देश्य सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। अब देखिए समार SAMAR वायु रक्षा प्रणाली, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। 17 फरवरी 2024 को वायु शक्ति 2024 अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा समर प्रणाली के उड़ान का परीक्षण किया गया। यह परीक्षण पोखरण के रेंज से किया गया। इसके पूर्व 17 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास के दौरान सरफेस एंड एयर मिसाइल समर का वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। यह परीक्षण सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश में किया गया था। समर एक प्रकार की कम त्वरित दूरी प्रक्रिया वाली सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। समर मिसाइल एक मारक क्षमता 10 से 12 किलोमीटर। इसका उपयोग कम उड़ान वाले हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध किया जाता है। समर मिसाइल की प्रणाली का लड़ाकू विमानों एवं हेलीकॉप्टरों और मानव रहित उड़ान हवाई वाहनों सहित विभिन्न कम उड़ान वाले हवाई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। अब देखिए INS संधायक भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 3 फरवरी 2024 को विशाखापत्तनम में स्थित नौसैन्य पोतगाह नवल डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह INS संधायक को भारत की नौसेना में शामिल किया गया। INS संधायक भारत नौसेना हेतु गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एक सर्वेक्षक पोत है। यह परियोजना में निर्मित 4 पोतों की श्रृंखला का पहला पोत है। संधायक का अर्थ होता है विशेष खोजों को करने वाला, विशेष खोज करने वाला। अब देखिए परियोजना के तहत निर्मित पोत है। INS संधायक 5 दिसंबर 2021 3 फरवरी 2024 में शामिल हुआ है। अब देखिए INS निर्देशक जलावतरण की तिथि है 26 मई 2022 को। INS इच्छक 26 नवंबर 2022 को। INS संशोधक 13 जून 2023 को। सर्वेक्षक पोत परियोजना के तहत निर्मित पोत 110 मीटर लंबे तथा 16 मीटर चौड़े लगभग 3400 टन वजनी होंगे। इसमें लगभग 235 कर्मी सवार हो सकेंगे। ये पोत 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित होंगे। इन पोतों को 14 नाट की क्रूज गति और 18 नाट की अधिकतम गति पर परिचालित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सर्वेक्षक पोत बृहद परियोजना की लागत के आधार पर 80% से अधिक स्वदेशी सामग्रियां प्रयुक्त हो गई। अब देखिए INS निरूपक सेवा मुक्त 29 जनवरी 2024 को विशाखापत्तनम में स्थित नौसेना पोतगाह में आयोजित एक समारोह में INS निरूपक भारतीय नौसेना में सेना मुक्त किया गया। INS निरूपक सर्वेक्षक पोत स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित इस पोत को 38 वर्षों में गौरवपूर्ण सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि इस पोत को 14 अगस्त 1985 में भारतीय सेना में नौसेना में शामिल किया था। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में इसका योगदान 1994, 95, 2005 एवं 2009 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पोत हेतु एडमिरल जल करसेटजी रोलिंग ट्रॉफी प्रदान की गई थी। यह पोत मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यों के सक्रिय रूप से संलग्न था, जिसे ऑपरेशन गंभीर वर्ष 2004 में शामिल किया गया था। उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन गंभीर के तहत इस पोत को इंडोनेशिया में सुनामी की स्थिति से निपटने हेतु अस्पताल पोत के रूप में कार्य करते हुए महत्वपूर्ण राहत प्रदान की थी। अब देखिए ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर हाल ही में DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले फ्लाइंग विंग मानव रहित विमान ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का सफल उड़ान परीक्षण संपन्न हुआ है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO द्वारा यह उड़ान परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिकल स्टेट रेंज में किया गया था। ज्ञातव्य है कि इस मानव रहित विमान को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैमानिक प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया था। उल्लेखनीय है कि इसे UAV द्वारा प्रथम उड़ान परीक्षण जुलाई 2022 में किया गया था। यह उच्च गति वाला UAV जमीन पर स्थित रडारों, पायलटों आदि की आवश्यकताओं के बगैर स्वायत्त लैंडिंग कराने के लिए सक्षम है। ज्ञातव्य है कि भारत में विकसित किया गया इस मानव रहित विमान को अमेरिकी B-2 बॉम्बर जेट के तहत डिजाइन किया गया है। INS इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। 26 दिसंबर 2023 को
मुंबई में स्थित नौसैनिक पोतगाह में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसैनिक पोत इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह पहला ऐसा युद्धपोत है जिसका उत्तर पूर्व की ओर किसी शहर के नाम पर रखा गया, जिससे किसी भी स्वदेशी विध्वंसक पोत की तुलना आईएनएस इम्फाल के निर्माण एवं परीक्षण में सबसे कम समय लगता है। भारतीय नौसेना में तैनाती के पूर्व इसे पोत को विस्तारित रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल में परीक्षण हेतु सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था। यह पोत परमाणु, जैविक एवं रासायनिक युद्ध की स्थिति में लड़ने हेतु सुसज्जित किया गया है। गौरतलब है कि आईएनएस इम्फाल परियोजना 15B के तहत तीसरा युद्धपोत है। प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित किए जा रहे 4 पोतों का विवरण निम्नलिखित है। एक तरफ पोतों का नाम है, निर्माता है, नौसेना में शामिल होने की तिथि है। आईएनएस विशाखापत्तनम, माजगाट, डाक शिपयार्ड बिल्डर्स, चारों को कौन वही बना रही है? आईएनएस मुगाओ, आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत। 21 नवंबर 2021 को आईएनएस विशाखापत्तनम, फिर उसके बाद मोरमुगाओ को 2022 में 18 दिसंबर और इम्फाल को 22 दिसंबर 2023 में। अब देखिए प्रोजेक्ट 15B के पोतों को विशाखापत्तनम की श्रेणी में विध्वंसक युद्धपोत के नाम से भी जाना जाता है। आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया। अब यह युद्धपोत 75% स्वदेशी उपकरणों से निर्मित किया गया। यह पोत की कुल लंबाई 163 मीटर तथा 17 मीटर इसका चौड़ाई है और 7400 टन इसकी क्या है क्षमता है। यह 7400 टन क्या है वजन है। यह पोत 30 समुद्री मील से अधिक गति प्राप्त करने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण 7 नवंबर 2023 को डीआरडीओ ने प्रलय का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह परीक्षण उड़ीसा तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। इसके पूर्व 22 से 23 सितंबर 2021 को इस मिसाइल के 2 परीक्षण संपन्न किए गए। प्रलय एक प्रकार का सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अब देखिए प्रमुख युद्ध अभ्यास 2023 और 24। अज़-नजा भारत और ओमान के बीच है, द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसका 5वां संस्करण था और ओमान में आयोजित किया गया था। दूसरा है युद्ध अभ्यास 9 से 22 सितंबर भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था। 20वां संस्करण था इसका। महाजन फील्ड और फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया था। अब देखिए मित्र शक्ति है तीसरा, ये भारत और श्रीलंका के बीच है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका 10वां संस्करण श्रीलंका में आयोजित किया गया था। अब देखिए चौथा है मैत्री, ये भारत और थाईलैंड के बीच है, संयुक्त सैन्य अभ्यास था, 13वां संस्करण था, थाईलैंड में आयोजित हुआ था। इसी तरह नामेडिक एलिफेंट 2024 भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास था, 16वां संस्करण था, उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। अब देखिए जीमैक्स भारत और जापान द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास, समुद्री है, 8वां संस्करण है, जापान में आयोजित किया था और भारतीय नौसेना के आईएनएस शिवालिक को प्रतिभाग इसमें लिया था। अब देखिए तर्कस किसमें है? भारत और अमेरिका संयुक्त आतंकवाद के विरुद्ध अभ्यास है, 7वां संस्करण था, कोलकाता में आयोजित किया गया था। अब देखिए 8वां है शक्ति, भारत और फ्रांस के बीच था, संयुक्त सैन्य अभ्यास था, 7वां संस्करण था, उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। इसी प्रकार अभ्यास डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास था, 5वां संस्करण था, टर्मज उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। सी डिफेंस भारत और अमेरिका में समुद्री सुरक्षा अभ्यास था, पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया था। धर्म गार्जियन भारत और जापान वार्षिक सैन्य अभ्यास था, 5वां संस्करण था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया था। 12वां समुद्र लक्ष्मण भारत मलेशिया द्वारा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था, 3रा संस्करण था, विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। आईएनएस किल्टान द्वारा प्रतिभाग इसमें लिया गया था। अब देखिए कटलेस एक्सप्रेस बहुराष्ट्रीय था, इसमें समुद्री अभ्यास पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में आयोजित किया गया था, इसमें आईएनएस तीर द्वारा प्रतिभाग लिया गया था। अब देखिए लामीतिया 2024 भारत और सेशल्स के बीच द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास था, 10वां संस्करण था, सेशल्स में आयोजित किया गया था। आईएमटी ट्राइडलेट भारत और मोजाम्बिक के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास था, 20वां संस्करण था, मोजाम्बिक में आयोजित हुआ था। टाइगर ट्रैम्प भारत और अमेरिका के बीच था, सेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत।
पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया था। आप देखिए धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास था, 5वां संस्करण था, राजस्थान में आयोजित हुआ था। अब देखिए शांति प्रयास 4, बहुराष्ट्रीय था, शांति स्थापना अभ्यास नेपाल में आयोजित किया गया था। 19वां दोस्ती, भारत और मालदीव श्रीलंका द्विवार्षिक ये समुद्री अभ्यास था, 16वां संस्करण था, मालदीव में आयोजित किया गया था। ICGC समर्थन और ICGC अभिनय द्वारा प्रतिभाग लिया गया था, बांग्लादेश द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिभाग लिया गया था। 20वां सदा तंसिक, भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था, प्रथम संस्करण था और राजस्थान में आयोजित किया गया था। खंजर, भारत और किर्गिस्तान संयुक्त रूप से विशेष बल द्वारा अभ्यास था, 11वां संस्करण था। अब आलोक में हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। अब है साइक्लोन, भारत और मिस्र के बीच किया गया था, संयुक्त विशेष बल अभ्यास था, अंशास मिस्र में आयोजित और यह दूसरा संस्करण था। डेजर्ट साइक्लोन, भारत और UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास था, प्रथम संस्करण था, राजस्थान में आयोजित किया गया था। अब डेजर्ट नाइट, भारत फ्रांस और UAE त्रिपक्षीय वायुसेना अभ्यास, भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI फर्स्ट, MiG-29 जगुआर C-130J द्वारा विमान शामिल थे इसमें। अब देखिए अभ्यास अयुस्तथा भारत थाईलैंड द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था, प्रथम संस्करण था, आयनस कुलिस द्वारा प्रतिभाग इसमें लिया गया था। अब देखिए 26वां है एक्स-बिन्सबैक्स, 2023 भारत और वियतनाम के बीच था, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था, चौथा संस्करण था, हनोई में आयोजित किया, वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया था।